हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं आपके लिए वीडियोस डालूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो नीचे कुछ मटेरियल्स हैं, इनमें से किसको हम बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपको बताना है। जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं मेटल्स को ही बीट करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं और इनमें से मेटल है जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिंक। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स है कुछ, उनमें से कौन सी करेक्ट है वो आपको बताना है। A, all metals are ductile. B, all non-metals are ductile. C, generally metals are ductile. और D, some non-metals are ductile. तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम बात करते हैं कि मेटल्स को ड्रॉ करके खींच कर हम उनसे वायर बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं। तो यहाँ डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन किस में होती है, सभी मेटल्स में होती है या कुछ मेटल्स में होती है, वो आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है। आंसर क्या होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ज्यादातर मेटल्स डक्टाइल होती हैं लेकिन सारी की सारी नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी जो है वो लिक्विड है तो उससे वायर्स नहीं बन सकती। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस आप जानते हैं बहुत रिएक्टिव होता है, तेजी से आग पकड़ लेता है। तो ये नॉन मेटल जो है ये बहुत रिएक्टिव है। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे वेरी रिएक्टिव। बी, मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। तो मेटल्स कंडक्टर होते हैं, कैसे कंडक्टर्स होते हैं वो आपको बताना है। तो हो जाएगा गुड कंडक्टर्स। और किस किस के कंडक्टर्स होते हैं? ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अच्छे से ये अपने में से पास होने देते हैं। सी, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये आपको यहाँ लिखना है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए जो हमने चैप्टर में पढ़ी है। जो तीन मेटल्स की हमने बात की है इस चैप्टर में, आयरन, जिंक और कॉपर, तो उनमें रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर जिंक, उसके बाद आयरन, फिर सबसे नीचे कॉपर। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन उससे कम और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है इन तीनों में। नेक्स्ट है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा। मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इज इट इज फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये लिखा है यहाँ पर, ये फॉल्स है। हमने पीछे फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। बी इज, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ये ट्रू है, सोडियम बहुत रिएक्टिव है। उसको अगर खुला रखें तो हवा से रिएक्ट कर लेता है, उसको पानी में डालें तो पानी से रिएक्ट करता है और फायर कैच करता है, आग पकड़ लेता है वो। सी, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जो अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज की बात की, हमने बात की कि कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है तो जिंक को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये फॉल्स है। डी, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम जानते हैं वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं हम सिर्फ मेटल्स को, कोल नॉन मेटल है तो इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। तो यहाँ एक टेबल है, इसमें प्रॉपर्टीज लिखेंगे और मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। प्रॉपर्टी आपको बुक में दी हुई है। ये फर्स्ट है अपीयरेंस, देखने में कैसे होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, इनका डिफरेंस क्या है। तो मेटल्स जो है आप जानते हैं लस्ट्रस या शाइनी होते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, लस्ट्रस या शाइनी। तो इनमें शाइन होती है। नॉन मेटल्स ये नॉन लस्ट्रस होते हैं या इन्हें कह सकते हैं कि डल होते हैं, इनमें शाइन नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो कितने हार्ड होते हैं? तो आप जानते हैं मेटल्स जनरली वेरी हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स नॉट सो हार्ड या सॉफ्ट, हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट होते हैं। थर्ड, मेलिएबिलिटी, शीट्स किससे बना सकते हैं हम? तो वो आप लिखेंगे ये मेलिएबल है मेटल्स और नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल है।
इनमें से हम शीट्स नहीं बना सकते। डक्टिलिटी, वायर्स किस किस से बन सकती हैं? तो वायर्स आप जानते हैं मेटल से बन सकती हैं, तो इसलिए मेटल्स के नीचे आप लिखेंगे डक्टाइल। ये डक्टाइल है, नॉन मेटल्स नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं है। फिफ्थ है हीट कंडक्शन, तो वो भी आप जानते हैं अच्छे कंडक्टर्स जो हैं वो मेटल्स होते हैं, तो इसलिए यही आ जाएगा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल्स में बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सिक्स्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरली जो हीट के कंडक्टर होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर्स होते हैं, तो मेटल्स ही आएंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स में आएगा बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, इसके लिए रीजन बताना है। फर्स्ट है यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, तो फूड आइटम्स को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं वो रीजन आपको बताना है। तो आंसर इस तरह से बनेगा इसका, एल्यूमिनियम इज अ मेलिएबल मेटल, ये मेलिएबल मेटल है, इसके अंदर मेलिबिलिटी है, इसलिए इसकी शीट्स बन सकती हैं, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ऑल्सो इट डज नॉट हार्म द फूड रैप्ड इन इट, देयरफॉर एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। तो ये थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, साथ में इसमें जो रखा हुआ खाना है उसको खाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है एल्यूमिनियम, इसलिए हम इसका यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स का फूड को रैप करने के लिए। नेक्स्ट है इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस, तो मेटल से क्यों बनती है इमर्शन रॉड्स? पानी गर्म करने के लिए या लिक्विड्स गर्म करने के लिए जो रॉड्स यूज करते हैं वो मेटल्स की क्यों है, तो वो आपको यहाँ बताना है। आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, बहुत सिंपल सा है, एक लाइन का आंसर है यहाँ भी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर्स हैं, अच्छे कंडक्टर्स हैं, तो इसलिए उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, इसलिए उनका यूज करते हैं। तो बस ये लाइन लिखनी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट लाइन पूरी क्वेश्चन में से, दैट इज व्हाई इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्यों नहीं? वही रिएक्टिविटी सीरीज की बात है कि कॉपर उतना रिएक्टिव नहीं है, तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, वी नो दैट ओनली मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट कौन कर सकता है? जो ज्यादा रिएक्टिव हो, और कॉपर क्या है? कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। लास्ट सेंटेंस पूरा क्वेश्चन में से। डी पार्ट है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, तो सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं हम? तो इसका आंसर आप जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम दोनों ही बहुत रिएक्टिव हैं, तो इस वजह से उनको रखना पड़ता है, खुले में रखें तो वो हवा से पानी से रिएक्ट करते हैं, तो इसी तरह से आपका आंसर बनेगा, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, व्हेन केप्ट इन ओपन एयर they react with oxygen present in the air and start burning, so sodium and potassium are stored in kerosene। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा, बहुत रिएक्टिव मेटल हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं अगर खुला रखते हैं तो इसलिए इनको केरोसिन में रखते हैं ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन, तो लेमन पिकल यानी कि नींबू के अचार को आप एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं क्या? इसको एक्सप्लेन करना है, तो आंसर इस तरह से बनेगा, वी नो दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, हमने पीछे भी पढ़ा है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेमन पिकल जो है वो एसिड होता है, उसके अंदर जो भी खट्टी चीज होगी उसके अंदर एसिड होगा, तो लेमन पिकल में एसिड है, एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, एल्यूमिनियम भी खराब होगा और पिकल भी खराब होगा, तो वही आप लिखेंगे, एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद दिस एसिड एंड विल स्पॉइल द पिकल। The utensil will also be ruined, यूटेंसिल जो हमारा बर्तन है एल्यूमिनियम का वो भी खराब हो जाएगा। Therefore we cannot store lemon pickle in an aluminium utensil। लास्ट सेंटेंस फिर से क्वेश्चन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूसेज गिवन इन कॉलम बी, तो यहाँ पर 2 कॉलम्स है उनको मैच करना है। कॉलम ए में आपके पास यहाँ सब्सटेंसेस है, मेटल्स नॉन मेटल्स, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मर्करी, और कॉलम बी में इनके यूजेस हैं, थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी, फ्यूल, तो इनको मैच करना है। आप जानते हैं गोल्ड का यूज ज्वेलरी में होता है, ज्वेलरी के साथ आप मैच करेंगे, आयरन मशीन्स में होता है, मशीनरी के साथ मैच करेंगे, एल्यूमिनियम हमने पीछे भी बात की, एल्यूमिनियम फॉइल रैप करने के लिए यूज होती है फूड को, तो रैपिंग फूड,
कार्बन हर एक फ्यूल में होता है, आप जानते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल सब में कार्बन होता है। फ्यूल के साथ मैच करेंगे कॉपर वायर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स जितनी भी हैं वो कॉपर से बनती हैं। मरकरी ये थर्मोमीटर में यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन। यहाँ पर फिर स्टेटमेंट है जब ऐसा हो तो क्या होता है वो आपको बताना है। फर्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। तो कॉपर की प्लेट ली, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला तो उससे क्या होगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बात की, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मीनिंग है कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत थोड़ा सा लिया है और उसको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, पानी में घोला है, अच्छे से वाटर में मिक्स किया है। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा लें हम, उसमें वाटर कंटेंट कम है, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो सेम इसी तरह से जैसे आप चाय बनाते हैं, अगर उसमें आपने शुगर डाली है, चीनी अगर आपने कम डाली है, तो आप कहेंगे कि इसमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, डाइल्यूट है। और शुगर अगर आपने ज्यादा डाली है तो उसको कहेंगे शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो इसी तरह से आपने आंसर देना है यहाँ पर, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का डिफरेंस समझ के। बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव सो इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कम है, वाटर ज्यादा है, और कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसलिए उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। बट when concentrated sulfuric acid is poured on the copper plate, copper sulfate, blue and hydrogen gas are produced. लेकिन जब concentrated sulfuric acid डालते हैं हम कॉपर प्लेट पर, concentrated meaning जब सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है, वाटर उसमें कम है, तब क्या होता है, तब कॉपर सल्फेट बनता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और साथ में इसमें आपको इक्वेशंस भी लिखनी है, जो भी रिएक्शन हो रही है तो वो भी आप इसके नीचे लिख सकते हैं इसी की। तो यहाँ पर हो रहा है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में सॉल्यूशन बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है इसमें आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आयरन नेल्स, लोहे की कीलें डालें तो क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसको अभी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं स्कूल में। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो इट रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू विच द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन फ्रॉम ब्लू। ऑल्सो ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल्स। ये आंसर बनेगा। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ध्यान रखना वो रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर सबसे कम रिएक्टिव। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। कॉपर सल्फेट के अंदर हमने लोहे की कीलें डाली है, आयरन नेल्स, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और इस वजह से आयरन सल्फेट बनेगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा। पहले कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का था, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना। साथ में जो कॉपर रिमूव हुआ वो आयरन नेल्स जो है, लोहे की कीलें, उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसमें ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो इसका वर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो ये इस तरह से बनेगी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स बने आयरन सल्फेट ग्रीन कलर में प्लस कॉपर ब्राउन कलर का, वो आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलोनी टूक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो सलोनी ने बर्निंग चारकोल, कोयला लिया जलता हुआ, उसमें से जो गैस निकल रही थी उसको टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। तो गैस जो निकली उसने टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी की, उसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक है वो कैसे फाइंड करेगी। और साथ में राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। और साथ में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनकी इक्वेशंस बनानी है, जैसे हमने पहले बनाई वर्ड इक्वेशंस। तो सबसे पहले नेचर कैसे पता लगेगी वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम जानते हैं, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने सीखा होगा। She will dissolve the gas in water and put blue litmus paper in it, which will turn red. In this way, she will find that the nature of the gas is acidic. तो जो भी गैस इकट्ठी की है उसके अंदर वाटर डिसॉल्व करना है, पानी लेना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है, मिक्स कर लिया उस गैस को पानी के साथ, और उसमें फिर हम ब्लू लिटमस डालेंगे। ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, उससे पता चलेगा कि गैस जो है वो एसिडिक है। ये एसिडिक कैसे है इसको भी आप जान सकते हो, समझ सकते हो। जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ,
तो उसमें जो गैस बनती है वो एसिडिक ही होती है। नॉन मेटल्स जब भी जलेंगे एसिडिक गैस बनेगी, मेटल्स जलेंगे तो बेसिक बनेगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पर चारकोल जलाया है, कार्बन है उसमें, नॉन मेटल है, तो उससे एसिडिक ही गैस बननी थी, तो इसलिए वो ब्लू लिटमस को रेड करती है। अब इसमें इक्वेशंस क्या क्या बनेगी? सबसे पहले जो चारकोल था उसमें कार्बन था, वो जला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पर बना कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन से एसिड बना कार्बोनिक एसिड, तो इस एसिड की वजह से ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है और उससे पता लगता है कि वो एसिडिक है गैस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वन डे रीता वेंट टू ज्वेलर शॉप विद हर मदर. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? तो ज्वेलर शॉप में गए रीता और उसकी मदर, उन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी दी पुरानी पॉलिश करने के लिए गोल्ड स्मिथ को। नेक्स्ट डे जब उन्होंने वापस ली तो उन्होंने महसूस किया कि उसका वेट हल्का सा कम है। तो वो हल्का सा कम क्यों हुआ है वेट, उसका रीजन यहाँ पर देना है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पॉलिश का मीनिंग कोई ऊपर से कोई पॉलिश की लेयर नहीं चढ़ाई जाती है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की पॉलिश का मतलब है उसको एसिड में डिप किया जाता है। एसिड जो है उसको ऊपर से डिसॉल्व कर देता है, उसकी जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर होती है गोल्ड की उसको डिसॉल्व कर देता है और अंदर की जो शाइनी लेयर है वो ऊपर आ जाती है, तो उस वजह से वेट कम होता है। वही आप आंसर देंगे। द गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू एन एसिड टू पॉलिश due to which its outer layer is dissolved in the acid and inner shiny layer comes out. This causes a slight loss in its weight. तो गोल्ड ज्वेलरी को एक स्ट्रॉन्ग एसिड में डिप करते हैं जिससे आउटर लेयर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, अंदर की लेयर जो है वो बाहर आती है जिससे शाइन आती है उस पर, और क्योंकि उसमें से सोना जो है थोड़ा सा घुल गया एसिड के अंदर इसलिए उसका वेट हल्का सा कम हो जाता है। ये रीजन है यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर से इनको आप नोट करें, लर्न करें अच्छे से अंडरस्टैंड करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।